हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज सीरीज। इस सीरीज का एक इंपॉर्टेंट गोल है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें जो कट ऑफ क्लियर करनी है आपको, उसमें इस सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि आपके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हों और जो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जाम वो आपके एक फास्ट रिवीजन की फॉर्मेट में क्लियर हो जाएं। मैं इस सीरीज को हर चीज को बोर्ड पे समझा रहा हूं, बट इंश्योर दैट यू आर वॉचिंग दीज लेक्चर्स बड़े एक्टिवली, ताकि आप उसके पॉइंट्स भी जॉट डाउन करते रहें, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। या जो आपने सोर्स पढ़ा है उस टॉपिक को लेके उसको खोल के बैठ जाएं, इसको देखते रहें और अपने सोर्स को अपडेट करते रहें और रिवाइज करते रहें। अब आपके लिए जो ये हम पढ़ रहे हैं पूरे लेक्चर्स, इसका एप्लीकेशन पार्ट के लिए सिविल्स विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे रोज आपके एमसीक्यूज अपडेट होते हैं। आप वहां पे जाके उन एमसीक्यूज को सॉल्व भी कर सकते हो, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस भी आता रहे कि मैं कर रहा हूं कि नहीं। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प कि प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करें, मेरी कट ऑफ नहीं हो रही, मैं पढ़ रहा हूं, तो यू कैन कंटैक्ट अस, ताकि आपको इसको हर्डल को पार करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज इन प्रीलिम्स एग्जाम। और प्रीलिम्स एग्जाम में लिमिटेड नॉलेज से भी क्लियर हो सकता है, प्रोवाइडेड इफ यू नो हाउ टू अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन। और इस सीरीज में जो हम कर रहे हैं पूरी की पूरी पॉलिटी, इसके बाद हम इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ करेंगे। बस एक चीज इंश्योर करते रहें, इन लेक्चर्स को रेगुलरली देखते रहें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दीज लेक्चर्स, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल एड्रेस दोस डाउट्स। आपको वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर वैसे भी एक्स्ट्रा भी डाउट है पॉलिटी को लेके, यू कैन मेंशन इन दिस लेक्चर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जो हम कल कर रहे थे। हमने कल छोड़ा था आर्टिकल जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल 21 पे हमने कल खत्म किया था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसमें आपको बताया था कि जो ये राइट है आर्टिकल 21 और साथ में एक आर्टिकल है आर्टिकल 20, इन दोनों राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी हम सस्पेंड नहीं कर सकते। इट शोज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 आर वेरी की फंडामेंटल राइट्स, जिनको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, बिकॉज आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का कंसेप्ट है, और आर्टिकल 20 में जो आपकी कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है उसमें भी सर्टेन प्रोटेक्शन दी गई हैं। जैसे कि एक क्या थी आपकी, नो डबल जियोपार्डाई, या एक था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, या एक बड़ा इंपॉर्टेंट था एक्स पोस्ट फैक्टो। या आपको जो क्रिमिनल लेजिस्लेशन बनानी है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बनानी, प्रोस्पेक्टिव बनानी है। इसका मतलब ये तीन की प्रिंसिपल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनका मतलब समझ में आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो वाला कंसेप्ट है वो क्रिमिनल लेजिस्लेशन में लगता है, जो हमारा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला है वो भी आपका कहां लगता है, इन केस ऑफ क्रिमिनल लेजिस्लेशन। और जो हमारा डबल जियोपार्डाई वाला है उसमें आपको बताया था कि क्रिमिनल और सिविल अलग अलग हो सकते हैं। क्रिमिनल में डबल नहीं मिलेगी, पर सिविल क्रिमिनल के साथ मिल सकती है, उसको डबल में काउंट नहीं करेंगे, वो हमने कल आपको समझा दिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 21 कैपिटल ए। आर्टिकल 21 कैपिटल ए। अब जो ये राइट है ये पहले संविधान में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी इसके आगे क्या है, आर्टिकल 21 कैपिटल ए लिखा हुआ है। मतलब ये अमेंडमेंट से आया है, आपको ये समझना है। ये आया कब था? इट वॉज बेसिकली केम व्हेन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पास्ड इन द ईयर 2002। तो जो एक्ट है, पहले ये पूछ लो कि राइट टू एजुकेशन वाला जो एक्ट है कौन सा है, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं। पर मेन क्या है, इट केम विद द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें जो प्रोविजन लिखा है वो लिखा है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। तो 6 to 14 ईयर्स के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। तो इसको ऐसे समझें कि जब ये संविधान हमारा ओरिजिनल संविधान था, तो उस ओरिजिनल संविधान में ये आर्टिकल 21 ए नहीं था। हमने एजुकेशन के लिए स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी थी इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी में इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज अ प्रोविजन कि आपको अप टू 14 ईयर्स स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो हमने अपने ओरिजिनल संविधान में इस चीज को रखा हुआ था आर्टिकल 45 में कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 0 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्योंकि डीपीएसपी लीगली बाइंडिंग नहीं है, दीज आर ओनली द डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको लीगल इन्फोर्समेंट करने के लिए हमने इस को चेंज किया और क्या ले आए,
6 to 14 ईयर्स कहां पे ले आए? फंडामेंटल राइट में ले आए। अब 6 से 14 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स इसमें लिखा हुआ है इस आर्टिकल में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज प्रोवाइडेड बाय लॉ, मतलब लॉ पास करके ही ये एक्ट, ये जो आर्टिकल है फोर्स में आएगा। और इसके लिए हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बनाया इन द ईयर 2008 बना, तो ये जो आर्टिकल 21A है ये फोर्स में आया। और जब हमने आर्टिकल 45 को चेंज किया तो यहां पे तो 6 to 14 ईयर्स लिखा हुआ है, तो हमने आर्टिकल 45 को अमेंड करके यहां पे लिख दिया 0 to 6 ईयर्स। जो आपकी 0 to 6 ईयर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन देना इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 45, और यहां हमने 6 to 14 प्रोवाइड कर दिया, ताकि ये 0 to 6 वाली क्या है, लीगली बाउंडेड नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, पर ये क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी में मेन डिफरेंस क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आर लीगली इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ये आपको राइट नहीं मिलता तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, बट इन केस ऑफ डीपीएसपी देयर इज नो सच प्रोविजन। आया यहां तक समझ में? अब जब हमने ये किया तो हमने एक चीज और की, जब 86 अमेंडमेंट आई तो एक तो हमने आर्टिकल 45 को अमेंड किया, 0 to 14 टू जो लिखा हुआ था उसको 0 to 6 कर दिया, एक आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऐड किया, और एक हमने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, एंड दैट फंडामेंटल ड्यूटी वाज बेसिकली आर्टिकल 15(1) कैपिटल ए सब क्लॉज के। तो इसमें हमने लिखा इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी। तो 86 अमेंडमेंट से तीन चीजें आई, एक तो फंडामेंटल राइट ऐड हुआ, एक डीपीएसपी अमेंड हुआ, और एक हमने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की। और ये कहानी इसलिए आई बिकॉज एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी दैट पुश द गवर्नमेंट टू इंक्लूड दैट एज अ फंडामेंटल राइट, दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। और उस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है दैट वाज बेसिकली अ इंस्पायरिंग फोर्स, और वो थी जो जजमेंट है, वो पूछ सकते हैं आपको कि किस जजमेंट ने इस चीज को प्रमोट किया, तो वो थी यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं जजमेंट इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको जजमेंट्स नहीं बताई जाएंगी तो आपको कंटेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। तो यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और जो ये आंध्र प्रदेश वाली है 1993 की, इसमें बोला गया राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू एजुकेशन को एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऐड किया गया, मतलब माना गया अंडर आर्टिकल 21। कल बताया था ना कि आर्टिकल 21 को बहुत लिबरली इंटरप्रेटेट किया गया है बाय हुम, बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए इस आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन के एलिमेंट को ऐड कर दिया, पर ऐड करने से राइट टू एजुकेशन तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट ही बना दिया। तो दिस इज द होल स्टोरी दैट वाज बिहाइंड कि हमारा राइट टू एजुकेशन कहां पे आया। तो पूछते हैं राइट टू एजुकेशन क्या आपका राइट टू लाइफ का पार्ट है? बिल्कुल है। यू कांट हैव अ डिग्निफाइड लाइफ विदाउट एजुकेशन, तो राइट यू कांट हैव अ dignified life without proper healthcare infrastructure. So these all are the parts of fundamental rights. अब जब ये एक्ट आ गया 21 वाला, ये अमेंडमेंट आ गई आर्टिकल 21 कैपिटल ए, तो इस अमेंडमेंट के बाद कैपिटल ए के बाद हमने जो एक्ट लेके आए, तो वो एक्ट कब आया? 2008 में, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। और मतलब ये आर्टिकल 21 कैपिटल ए आया था 2002 में, पर वो फोर्स में कब आया? क्योंकि यहां लिखा हुआ था इस आर्टिकल में कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स एज प्रोवाइडेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। बिकॉज आर्टिकल 21 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है लॉ बनाने की, इसको इन्फोर्स करने के लिए, तो उन्होंने लॉ बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2008। और जो राइट टू एजुकेशन 2008 आया, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई। अब इसमें जो चीजें ऐड की गई इसके प्रोविजन में आपको बता देता हूं। पहला क्या है? पहला तो एक सिंपल चीज है, एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स को हमें क्या देनी है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड इन अ एज एप्रोप्रिएट क्लासरूम। ऐसा ना हो कि एज के बेसिस पे क्लासरूम ना बने, तो कीवर्ड क्या है? एज एप्रोप्रिएट क्लासरूम। तो आपको बच्चों को उनकी एज के हिसाब से डालना है। ऐसा ना हो कि एज बंदे की क्या है 13 ईयर्स, आप उसको कहां डाल रहे हो? 6th क्लास में। तो एज एप्रोप्रिएट का कंसेप्ट रखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सही एजुकेशन देनी है, क्योंकि एजुकेशन देना और स्कूलिंग देने में फर्क है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट स्कूलिंग तो दे रहा है, राइट टू स्कूलिंग, पर राइट टू एजुकेशन में होता है क्वालिटी एजुकेशन भी देना, ताकि वो सीख भी पाए
तो एज एप्रोप्रिएट क्लासरूम का कंसेप्ट है। दूसरा है कि यू हैव टू प्रोवाइड द स्कूल्स इन द एरियाज विच आर नियर बाय। ऐसा नहीं है कि आप बोलें स्कूल आपका 50 किलोमीटर दूर है, तो गवर्नमेंट को बच्चे के जहां पे रेजिडेंस है उसके आसपास ही स्कूलिंग प्रोवाइड करनी है। तो और तीसरा आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, पहला है एज एप्रोप्रिएट क्लासरूम, दूसरा है नियर बाय प्रोवाइड करना है, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज किसी को भी डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण, वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के कारण एडमिशन नहीं देना, ये गलत बात है। वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू प्रोवाइड एजुकेशन। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपने बोला आपको हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, दैट इज नॉट द पॉसिबल एज पर द लॉ। और फिर हमने एक कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसको एक बॉडी बनाया टू इंप्लीमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये हैं मेन कोर फीचर्स जो इसके हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के, और इसको प्रोवाइड करना है एज एप्रोप्रिएट, नियर बाय, नो वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड दिस इज अ बॉडी टू प्रोवाइड दैट। ये 4 कोर फीचर हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो आपको ध्यान में रखने हैं। और एक चीज और रखी गई इस एक्ट में जो कि आपको याद भी रखनी है कि ऑल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड प्रोवाइड अप टू 25% ऑफ सीट्स टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि अगर पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। तो आप प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अप टू 25% सीट्स किसके लिए रखनी है? वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। और जो भी खर्चा उनका होगा उन बच्चों पे, उसको कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगा। तो वर्ड है ऑल प्राइवेट स्कूल्स एक्सक्लूडिंग, ऑफ कोर्स यहां पे कौन से नहीं आएंगे? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं बाद में बताऊंगा ये कौन से हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पर आपको इतना पता लग गया कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसको एक बार याद कर ले। मैं आगे जाके जब आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। उनको 25% सीट्स किसी के लिए रिजर्व रखनी पड़ेंगी? वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। और जो भी इसमें खर्चा होगा प्राइवेट का इनको सीट्स देने में, उसको कौन पे करेगा? गवर्नमेंट विल रीपे दैट थिंग। ये हो गया है हमारा आर्टिकल 21 कैपिटल ए, और उसके लिए जो लॉ आया था राइट टू एजुकेशन, उसके की प्रिंसिपल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट, जिसमें पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको स्टार मार्क कर लें इस आर्टिकल को, नेक्स्ट वाले को समझ लें। दैट इज आर्टिकल नंबर 22। इसको डिटेल में करेंगे पर इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आर्टिकल 22, इसकी जो लैंग्वेज है इट इज वेरी सिंपल। दैट इज व्हेन आपको, जैसे इन आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन दी गई इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यहां पे दी गई है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन के केसेस में आपको सर्टेन प्रोटेक्शन दी गई है कि स्टेट आपका अरेस्ट और डिटेंशन इलीगली ना करे, या उसमें स्टेट की पावर ज्यादा ना हो, उसको चेक में रखने के लिए सर्टेन पावर्स, राइट्स हैव बीन गिवन टू द इंडिविजुअल्स। अब आर्टिकल 22 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज नॉन सिटीजंस। अब जब आर्टिकल 22 है, इसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 सेज द पर्सन शुड हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है that your liberty should not be affected. And how your liberty can be affected? When state arrest you and detain you in an illegal manner. तो उसको रोकने के लिए आपके आर्टिकल 21 को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए यू हैव आर्टिकल 22। बिकॉज अगर ये अफेक्ट होता है अरेस्ट एंड डिटेंशन से तो क्या हार्म होती है? लिबर्टी। और लिबर्टी बचाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? 21। उसको इन्फोर्स करने के लिए कौन सा है अच्छे से? 22। तो आर्टिकल 22 का जो कंटेक्स्ट है वो आर्टिकल 21 में छिपा है। तभी आर्टिकल 21 के बाद कौन सा आर्टिकल आ रहा है? आर्टिकल 22। क्योंकि आर्टिकल 21 की जो मूल है फिलॉसफी, उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? 22। क्योंकि आपको पहले बताया था कि सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मोस्टली ये फंडामेंटल राइट्स, सारे नहीं, मोस्टली फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन टू द इंडिविजुअल्स, वेदर इन सम केसेस सिटीजंस एंड सम केसेस बोथ सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस, सो दैट स्टेट की पावर पे चेक रखा जा सके। और इंडिविजुअल की लिबर्टी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है व्हेन स्टेट एक्वायर्स मोर पावर्स। तो उसकी पावर को चेक करने के लिए ये आपके पास आर्टिकल है, आर्टिकल 22, दैट इज प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखें, इस फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
उसके उसके लिए राइट नहीं है कि आपको अरेस्ट या डिटेंशन से बचाने के लिए क्या है ये राइट है। इट इज अ राइट ओनली व्हेन यू आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड। उस हो जाने के बाद आपके पास क्या राइट्स हैं। तो इट इज नॉट द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इन केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन certain rights have been given to the individuals so that state cannot arbitrarily arrest or detain a person, because when state arrest and detain a person liberty gets harmed, उसको बचाने के लिए है। तो इस आर्टिकल का मेन पर्पस क्या है? इन केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, जब आपको अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, then what type of rights have been given to you? These rights have been mentioned under Article 22 of the Constitution. तो ये आपको कोर समझ में आना चाहिए कि it only provides protection against when person is arrested and detained. आपको अरेस्ट कर लिया, फिर आपको कुछ राइट्स मिल जाएंगे। वो कहां लिखे हैं? आर्टिकल 22 में। तो आर्टिकल 22 extends protection to individuals, not citizens only, to individuals, citizens and non-citizens in case of arrest and detention. Article 22 does not confer a fundamental right against arrest and detention, but it only confers when the person is arrested and detained, then what rights have been given to that person. अब उसके लिए इस अरेस्ट एंड डिटेंशन में दो तरह की डिटेंशन होती है। एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको अच्छे से समझें। एक होती है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का काम होता है अगर आपने कोई क्राइम किया और उस क्राइम के बेसिस पे आपको डिटेन किया गया, उस केसेस में वो क्या होगी? प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, जुडिशियल प्रोसेस चलता है आपको पनिशमेंट देने के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपने कुछ गलत किया नहीं, पर ये गवर्नमेंट को शक है कि आप कर सकते हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए डिटेंशन है, वो क्या है? प्रिवेंटिव। और इसमें पूरा का पूरा जुडिशियल प्रोसेस नहीं चलता है, इंसान को कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता है, यहां ट्रायल चलेगा। तो प्यूनिटिव एक तरह का क्या है? जब आप कोई काम कर देते हैं क्राइम, और ये कब है? व्हेन आपने अभी क्राइम किया नहीं है पर आप कर सकते हैं, ये फर्क है। यहां क्राइम हो चुका है या नहीं हुआ है पर हो सकता था। बेटर तो यही है ना भाई कि क्राइम होने से पहले रोक लें, पर उसमें प्रॉब्लम ये है जब क्राइम होने से पहले रोकेंगे तो कई बार स्टेट इंडिविजुअल्स को आर्बिट्रेरी अरेस्ट कर सकती है कि भाई ये इंसान क्राइम कर सकता है। कोई चीज का होना एक बड़ा ओपन पेंडोरा बॉक्स बन जाता है कि स्टेट उसकी लिबर्टी में घुस सकता है। आपको लगे कि ये इंसान क्या है, कुछ करने वाला था स्टेट के अगेंस्ट, तो आपने उसको पकड़ लिया। वो करने वाला था नहीं था, उसके लिए एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता है। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जेल में पड़े हैं अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, वो बड़े ही क्या हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक्ट्स हैं, पर ये चाहिए फॉर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। इसमें डिबेट भी आता है कि क्यों हमने संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लॉ रखे हैं। पर आपको यहां तक समझ में आया कि दो तरह की डिटेंशन है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। अब पहले पढ़ते हैं कि प्यूनिटिव डिटेंशन के केसेस में कौन कौन से राइट्स आपको मिले हैं इंडिविजुअल को। तो पहले पढ़ते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन के केसेस। प्यूनिटिव डिटेंशन, और उस डिटेंशन को हम ये बोल देते हैं, अब इसमें लिखा हुआ है संविधान में, अगर किसी को अरेस्ट किया गया देन दैट पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। उसको बताना पड़ेगा स्टेट को कि क्या है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट या तो उस इंडिविजुअल को बताएं, पर वो इंडिविजुअल को जेल में होगा तो बेटर किसको बताएं? उसके फ्रेंड, फैमिली या कोई थर्ड पर्सन दैट इज वेरी क्लोज टू दैट पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड, ताकि वो लोगों को पता हो क्या हो रहा है। चीजें आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए। तो पहले पॉइंट क्या आता है? नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो पहले उसको तुम कस्टडी में अरेस्ट नहीं कर सकते अगर उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए हैं। ये पहला कंडीशन है। किसको बताने हैं? इंडिविजुअल या उसकी जो, और इंडिविजुअल को तो आपने बता ही दिया ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कि आपको इन ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है, पर उसके अलावा क्योंकि वो इंसान जेल में है तो उसके पास फ्रीडम नहीं है ना अपने लॉयर को हायर करने की, तो आपको उसके फ्रेंड, फैमिली या थर्ड पर्सन को भी बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है ये, क्योंकि अगर इंसान को बता दिया आपने ग्राउंड्स और इंसान जेल में, फिर क्या करेगा उन ग्राउंड्स का? वो बाहर वाले को भी पता होना चाहिए सो दैट अ लॉयर कैन बी अरेंज फॉर दैट पर्सन। और ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है दैट वी हैव इंडिविजुअल के फ्रेंड, फैमिली या थर्ड पर्सन को बताना पड़ेगा।
और इसमें किसी भी इंसान को सस्पिशन के बेसिस पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता इन केस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन। सस्पिशन शुड नॉट बी द ग्राउंड कि ये ऐसा क्राइम करने वाला था, ये इंसान मर्डर करने वाला था, ये स्टेट के अगेंस्ट कुछ करने वाला था। सस्पिशन कैन नॉट बी द ग्राउंड इन केस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी भी है और इंपॉर्टेंट भी है वो है द पब्लिक ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है इंसान को, उसको अपनी ऑफिशियल डायरी में इस अरेस्ट के बारे में लिखना पड़ेगा सो दैट अकाउंटेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड। तो अगर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रहा है, पहले तो ग्राउंड्स बताएगा, फिर अरेस्ट के बाद उसको ऑफिशियल डायरी में लिखेगा, नॉट एफआईआर बट ऑफिशियल डायरी, सो दैट अकाउंटेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड कि आपने अरेस्ट किया है। ये ना हो कि अरेस्ट करके बाद में छोड़ दें, बोले हमने तो अरेस्ट नहीं किया था, उसकी लिबर्टी हार्म हो जाएगी, तो उन पे सेफगार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है, जब आप किसी को भी अरेस्ट करेंगे तो इन केसेस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आपने किसी को अरेस्ट किया तो विद इन 24 आवर्स उस इंसान को कहां लेके जाना पड़ेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। हम ये मानते हैं पुलिस इज अ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टेट। जुडिशियल का काम है कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो अगर आपने अरेस्ट किया है, क्या वो सही है कि नहीं, प्राइमा फेसी वो कौन डिसाइड करता है? जज डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय द पुलिस। पर वो 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना चाहिए। अब 24 घंटे में वो नहीं आएंगे, जो टाइम ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर मान लो कोई पब्लिक हॉलीडेज हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो 24 घंटे हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। आया समझ में? तो मेन चीज है कि इसको 24 घंटे के अंदर अंदर इंसान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। अब जब ये हो जाएगा, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि इतनी देर तक आप इसको कस्टडी में रख सकते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा बताई गई कस्टडी के टाइम पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद इंसान को जुडिशरी के जो टाइम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई, आप 5 दिन तक इंसान को अपनी कस्टडी में रखें, पुलिस कस्टडी में, तो आप उस टाइम तक ही कस्टडी में रख सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकते एज पर दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और दूसरा एक और है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान को लीगल लॉयर हायर करने का राइट होना चाहिए। यू कैन नॉट डिनाई द राइट ऑफ अ पर्सन टू हैव अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज लॉयर। ये नहीं होना चाहिए। अब these are the provisions that have been provided for in cases of punitive detention, या बोल दें इसको अरेस्ट बोल दें, in case of arrest, not preventive detention, not preventive detention। अब इसमें कंसल्टेशन भी अलाउड है, ये हो गया है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, द प्रिवेंटिव। तो दीज प्रोटेक्शंस जो हमने अभी पढ़ी हैं सारी, ये जो एक ये पढ़ी है, एक ये पढ़ी है, वैसे एक ये दो ये सारी पढ़ी हैं, ये फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, या मैं इसको और लिख दूं, वर्ड क्या लिखूंगा इसके लिए? अरेस्ट। बट इन केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसा कुछ भी प्रोटेक्शन इंसान को जो ऊपर लिखा हुआ है वो नहीं दिया है, और कुछ दिया है पर ऊपर वाली प्रोटेक्शंस तो नहीं दी हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में कौन कौन सी प्रोटेक्शंस हैं वो हम देखते हैं। पहला क्या है, उस इंसान को उसके ग्राउंड्स बताने हैं ऑफ अरेस्ट। वहां भी बताने थे, यहां भी बताने हैं, पर वहां पे उसको बताने ही पड़ेंगे, तभी इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है। पर यहां उसको बताने हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, अरेस्ट करते हुए नहीं, पर उसको बताने हैं स्टेट को एज अर्ली एज पॉसिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ड क्या है? एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब उसको बिना ग्राउंड बताए भी डिटेन किया जा सकता है, बाद में बताया जा सकता है, नहीं भी बताया जा सकता, क्योंकि ये वर्ड क्या है? एज अर्ली एज पॉसिबल इज अ वेग वर्ड। और दूसरा, अगर ऐसे बंदे को जिसको आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया है, अगर उसको 3 मंथ से ज्यादा डिटेन करना है, 3 मंथ तक तो आप कर सकते हैं, अगर 3 मंथ से ज्यादा डिटेन करना है पुलिस को, तो एक आपकी कमेटी होगी जिसमें हाई कोर्ट का जज होगा या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। अगर वो अप्रूव करेंगे, उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड है इफ द डिटेंशन हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय मोर देन 3 years। तो 3 months, अगर 3 मंथ से ज्यादा बढ़ानी है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो दीज आर द प्रोटेक्शंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है, इसको लेके आने का जो मेन कोर पर्पस है वो यही है
कि इंसान को ग्राउंड बताने एज अर्ली एज पॉसिबल। और वैसे ही एक और प्रोविजन है, वो ये है कि इसको लीगल रिप्रेजेंटेशन का सरकार को अरेंजमेंट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। वहां पे भी अलाउड है, यहां पे भी, बस यहां पे क्या है, राइट नहीं है। स्टेट ये कर सकती है इन केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, पर वर्ड बड़े वेग हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब इन केसेस में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, प्रोटेक्शंस नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस नहीं है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब सिंपल है कि आपको अगर लगता है कि इंसान गलत काम करने वाला है, तो आप उससे पहले इंसान को डिटेन करके उस क्राइम को होने से रोक सकते हैं। ये चीज लॉजिकल है, पर इससे स्टेट की पावर बहुत बढ़ जाती है। दैट इज डेंजरस, दैट इज द डेंजरस थिंग। अब इसमें कोई डाउट है आपको यहां तक? तो शैल आई प्रोसीड फर्दर? यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। गिव मी जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट 1 मिनट, तो फिर हम नहीं तो इसके आगे बढ़ते हैं। हम जो ये कर रहे हैं पॉलिटी की सीरीज, इसमें ट्राई करें कि जब ये चीजें बताई जा रही हैं, ये बड़ी कंसेप्चुअल चीजें हैं, और इन कंसेप्चुअल चीजों को जब आप कर रहे हैं तो थोड़े पॉइंट्स ऐसे कीवर्ड लिखते रहें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। नहीं तो क्या होगा, इससे फिर आप कर तो लेंगे पर आपको लास्ट में कॉन्फिडेंस फिर नहीं आएगा। बड़े छोटे छोटे कीवर्ड लिख लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है हमारी आर्टिकल नंबर, उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। हमने उस दिन भी पढ़ा था कि आर्टिकल 23 एंड 24 जो है, दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड कि जो आपके क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाले में आते हैं। उसमें आती है ट्रैफिकिंग वाली चीज आती है और चाइल्ड लेबर वाली चीज आती है, चाइल्ड लेबर वाली चीज आती है। तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 23 एंड 24। इसको समझ लेते हैं। इसे पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है, बस इतना समझ लें। आर्टिकल 23 एंड 24 इज रिलेटेड टू राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है वो दो कंटेक्स्ट में हो रही है। वो पहला कंटेक्स्ट है कि आपका जो बैगिंग है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फोर्स्ड लेबर है, तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फोर्स्ड लेबर है, बैगिंग है, उस चीजों को बैन कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, इंसान का इसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है, इंसान का यूज किया जाता है। और यहाँ पे चाइल्ड लेबर में भी बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है। तो इन दो कंटेक्स्ट में आर्टिकल 23 एंड 24 हमारे पास हैं। अब जो आर्टिकल 23 है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 23। अब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो वो क्या लिखा है, इट प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये वर्ड लिखा है ब्रॉड आर्टिकल में। उसके बाद डिटेल में जाके बताया सब कुछ कि भाई क्या है ये, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट भी किया है। तो हम उस इंटरप्रिटेशन के बेस पे समझेंगे। संविधान में तो लिख दिया ये क्या होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या होती है फोर्स्ड लेबर। तो क्योंकि स्लेवरी, पूरी चीजें आगे लिखी हैं, स्लेवरी, सर्विट्यूड, क्या है इनके मतलब वो देखते हैं। पहला आता है कि दिस आर्टिकल प्रिवेंट्स, आर्टिकल 23 क्लॉज 1, आर्टिकल 23 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट जो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग है उसको रोकना है, एंड बैगिंग। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बैगिंग, इसको क्या करना है, रोकना है, और रोकना है, प्रोहिबिट करना है इसको। अब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बैगिंग को रोकना है। अब बैगिंग इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स लेबर। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 23 क्लॉज 1 विच प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मींस सिंपली इंडल्जिंग इन द स्लेवरी। इसका मतलब क्या है, स्लेवरी, सर्विट्यूड। आप ये भी तो समझे ना कि इसके मतलब क्या क्या है। तो इस आर्टिकल में ह्यूमन बीइंग्स जो बैगिंग है और फोर्स लेबर, इसको प्रोहिबिट किया गया है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब क्या है, व्हेन यू आर डूइंग अ स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। अब स्लेवरी बहुत टाइप की होती है। तो जब मान लो आज का जो स्लेवरी है वो अलग टाइप के, मॉडर्न स्लेवरी, उसमें आ जाता है, मान लो आपको वेज की स्लेवरी है आपके साथ, या मान लो आपकी फोर्स्ड मैरिजेस हैं, चाइल्ड मैरिजेस हैं, दीज आर द मॉडर्न स्लेवरीज। तो स्लेवरी का मॉडर्न मतलब अलग है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चाइल्ड मैरिज हैं, जो फोर्स्ड मैरिज हैं, या उसके अलावा जो आपकी वेज की स्लेवरी है,
ये सारी क्या आ जाती हैं, मॉडर्न स्लेवरी की डेफिनेशन में आती हैं। तो ये कहां पे प्रोहिबिट है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। और इसी एक्ट के अंदर आगे जाके एक वर्ड आता है इमोरल, जो आप जाके देखेंगे ट्रैफिकिंग, पर हम उसको आगे देखते हैं। इमोरल एक्टिविटीज, उसमें ट्रैफिकिंग आता है, पर हमने यहां पे बोला है ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग को दो में डिवाइड कर दिया, स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। जो सर्विट्यूड होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको समझने के लिए। इट इज प्रैक्टिस इन द वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि मान लो किसी को आपने पॉलिटिकल एग्जाइल में डाल दिया, तो किसकी एग्जांपल है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विट्यूड। वैसे ही कंसंट्रेशन कैंप्स, लेबर कैंप्स, तो ये सारा कुछ क्या है, सर्विट्यूड आता है। तो स्लेवरी बोल दें, सर्विट्यूड बोल दें, ये सारी चीजें कहां आती हैं, आपकी डेफिनेशन ऑफ कि आप इंसान का क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और जो इमोरल एक्टिविटीज हैं, इमोरल ट्रैफिकिंग, इमोरल एक्टिविटीज हैं, जैसे उसमें आ जाता है क्या, जैसे मान लो प्रोस्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, वो इमोरल एक्टिविटीज में आ जाता है, जैसे हमने देखा प्रोस्टिट्यूशन वाला। ये सारी चीजें बैन है। द मेन एक्ट पास्ड फॉर दीज थिंग्स इज, बिकॉज इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया इमोरल 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 ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1956। उसमें इन सारी प्रॉब्लम्स को लिखा है कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे इनको लिए फाइन लगाए गए हैं, ताकि जो आर्टिकल 23 है उसमें लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कम हो सके। और वैसे ही एक टर्म आता है, यहां पे क्या लिखा था, बेगिंग या बेगर। अब बेगर का मतलब क्या है, व्हेन समबडी इज डूइंग समथिंग इनवॉलंटरी, आप नहीं चाहते हैं पर आपसे वो करवाया जा रहा है, वो किसकी डेफिनेशन में आ जाता है, बेगर की डेफिनेशन में। विद और विदाउट वेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई काम इनवॉलंटरी कर रहे हैं, उसमें आपको वेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका मायने नहीं रखता है। अगर वो इनवॉलंटरी लेबर है, दैट विल बी कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बेगर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए भी हमें बहुत एक्ट आए हैं, जैसे बॉन्डेड लेबर होती है, वो भी कहां पे आती है, इसी बेगर में आती है। और फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट एनेक्टेड बॉन्डेड लेबर एंड सिस्टम अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976 टू इंप्लीमेंट दैट पार्ट। तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करने पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए हैं, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, या उसके बाद आया बॉन्डेड लेबर एक्ट। इन सभी का मतलब क्या है कि जब इंसान को एज अ स्लेवरी, सर्विट्यूड या बेगर, या उसके बाद क्या आ जाता है हमारा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगर, और जो हमारी क्या है, फोर्स लेबर है। इस फोर्स लेबर में काउंट हो जाता है जो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्टली बेगर, जो आप फोर्स लेबर कर रहे हैं इनवॉलेंटरी, वही होती है फोर्स। वेज मिले ना मिले मैटर नहीं करता, पर आपका उसमें से नहीं है, आपका क्या है उसमें से नहीं है कि मैं करना चाहता हूं, आपको फोर्सफुली करवाया जा रहा है, तो इनकी डेफिनेशन में सारी चीजें आ जाती हैं। अब एक चीज होती है कि आपको इनको ऐसे नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। अब इसके लिए एक चीज और लिखी है आर्टिकल 23 में, अगर मान लो आपको कोई रिग्रेसिव पनिशमेंट मिलती है, आपने कोई क्राइम किया और जुडिशरी ने आपको रिग्रेसिव इंप्रिजनमेंट दे दी, उसमें आपसे काम करवाए जाएंगे, फोर्स लेबर करवाई जाएगी, मतलब उसमें आपको पनिशमेंट दी जाती है, तुम उसको फोर्स लेबर में काउंट नहीं कर सकते। आपने कोई मर्डर किया, आपको रिग्रेसिव इंप्रिजनमेंट मिली, वहां पे आपको ऐसे काम कराए जाएंगे, तो पर वो फोर्स लेबर में काउंट नहीं होता है। आपको लेबर करवाई जाएगी, वहां पे वर्क करवाया जाएगा जेल में, पर वो फोर्स लेबर की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता है। हाँ, मान लो आपको सिंपल इंप्रिजनमेंट हुई है, उनमें आपको ऐसे काम नहीं करवाए जा सकते, और इसलिए वहां पे ये चीजें अलाउड नहीं है जो रेग्रेसिव इंप्रिजनमेंट में अलाउड है। सिंपल इंप्रिजनमेंट है मतलब आपको ऐसे उससे वहां पे लेबर और नहीं करवाई जाएगी, वर्क नहीं करवाया जाएगा, जिसको तुम कल बोलोगे कल में क्या क्या है, ये मेरे से फोर्सफुली करवाया जा रहा है। इस केस में तो बोल देंगे कि ये तो फोर्स लेबर नहीं है, पर वहां पे उसको फोर्स लेबर माना जाएगा, बिकॉज वहां पे पनिशमेंट क्या है, सिंपल है, ना कि रिग्रेसिव जो हमारी क्या है पनिशमेंट है। नाउ इसी के बाद आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में आता है कि अगर मान लो नेशन को पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों से काम करवाना पड़े, मान लो नेशनल कुछ डिजास्टर हो गया, नेशनल हजार्ड आ गया, या मान लो वॉर हो गया, then state can ask the people to come and do the service that is maybe involuntary but that will not be considered as जो slavery है या वो forced labor है, beggar है, वो नहीं माना जाएगा उसमें। तो आर्टिकल 23 जो क्लॉज 2 है इसके बाद, उसमें एक्सेप्शन दी गई है कि भाई अगर स्टेट को आपसे काम करवाना है एंड इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट और अ पब्लिक सर्विस,
तो इट इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 23 क्लॉज 1. इट अलाउज द स्टेट टू कंपेल इंडिविजुअल्स इवन अगेंस्ट देयर विश to provide service to the state in the interest of public or in the interest of nation, then state can do that. But state को एक चीज का इंश्योर करना है इसमें कि the people should not be discriminated on the basis of religion, race, class, caste or any of them. तो इसके अंदर religion, race, class, caste और any of them इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. तो स्टेट कंपेल कर सकती है इंडिविजुअल्स को आके सर्विस दो. मान लो वॉर होता है तो बोलेंगे कि आपको आके आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो आपको करनी पड़ेंगी, बिकॉज दैट इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द फोर्स लेबर थिंग, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. अब आता है आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये याद कर लेना, ये जो आर्टिकल 23 क्लॉज 2 है, ये पूछ लेंगे एक्सेप्शन. अब यहां पे क्या किया है हमने, इस आर्टिकल में लिखा था कि जो भी बच्चे हैं अप टू 14 ईयर्स उनसे कहां काम नहीं करवाना है, हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करवाना है. तो चाइल्ड लेबर कोई ऐसा नहीं है हमने ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि अप टू 18 ईयर्स कोई भी चाइल्ड कोई काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है. क्या सिंपली ये बोला है कि अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन हजार्डस इंडस्ट्रीज. इसका मतलब 3-4 मतलब निकलते हैं. पहली बात, 14 से बड़े हो तो कहीं भी आपको काम दिया जा सकता है अगर आप 14 प्लस हो, चाहे वो हजार्डस हो चाहे वो नॉन हजार्डस हो. अगर आप 0 से 14 हो तो हजार्डस में नहीं मिल सकता, नॉन हजार्डस में मिल सकता है. तो हमने इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लेके आए थे प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, क्योंकि लॉ बनाया था पार्लियामेंट में. तो उस लॉ को पहले कुछ वो और था, आज वो कुछ और है. जो पहले वो लॉ था उसमें बोला गया था कि इस आर्टिकल की डायरेक्शन को ही फॉलो किया गया. हमने बोला कि अप टू 14 इयर्स चाइल्ड को हजार्डस इंडस्ट्री में नहीं लगाना, नॉन हजार्डस में लगा सकते हो. और उस एक्ट में बता दिया कौन सी इंडस्ट्री क्या है हजार्डस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फायर क्रैकर इंडस्ट्री, वो क्या है, हजार्डस है, दैट इज नॉट सेफ फॉर द चिल्ड्रन. मतलब उसके बाद हमने ऐड किया जो हमारे हाउस होल्ड हैं उसको भी हजार्डस इंडस्ट्री में काउंट किया कि आपको एज अ चाइल्ड वर्कर अपने घर में नहीं रखना है, दैट इज ऑल्सो हजार्डस इंडस्ट्री. और आपने 0 से 14 साल के बच्चों को हजार्डस इंडस्ट्री की डेफिनेशंस लिख लिख के बता दिया कि यहां पे काम नहीं कर सकते, बाकी जगह काम कर सकते हो. पर उसके बाद एक्ट आया तो हमने बोला क्योंकि चाइल्ड लेबर ये जो आर्टिकल बोल रहा है सिर्फ 14 साल तक बोल रहा है, तो हमने उस एक्ट में उसको बड़ा कर दिया, जो कि इसका वायलेशन नहीं है बट इसका एक्सपेंशन है. हमने बोला अप टू 18 ईयर्स किसी भी चाइल्ड को हजार्डस इंडस्ट्री में जॉब नहीं दे सकते आप. मतलब 0 से 18 साल तक आप किसी भी बच्चे को हजार्डस इंडस्ट्री में जॉब नहीं दे सकते, काम खत्म. 0 से 14 साल वालों को तुम किसी में जॉब नहीं दे सकते, काम खत्म. तो हमने उस एक्ट को जो इंप्लीमेंट किया तो हमने बोला कि आज जो हमारा लॉ है वो ये है कि 0 to 18 वाले किसी भी हजार्डस में काम नहीं करेंगे, बट उसमें 0 से 14 वाले हजार्डस में काम भी नहीं करेंगे और नॉन हजार्डस में काम भी नहीं करेंगे. और जो 14 से 18 वाले हैं वो काम कर सकते हैं किसमें, नॉन हजार्डस में. ये हमारा बन गया है आज का लॉ. और वहां पे हमने हजार्डस इंडस्ट्रीज लिखी हुई हैं, कौन कौन सी हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं, और हमने उसमें एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं. मान लो कोई चाइल्ड के आर्टिस्ट हैं वो काम कर सकते हैं, फैमिली एंटरप्राइज में काम कर सकते हैं, तो हमने एक्सेप्शंस दी हुई हैं. पर ब्रॉडली हमारा जो चाइल्ड लेबर एक्ट है आज जो वो एग्जिस्ट कर रहा है उसका मेन डिमेंशन यही है कि अब हमने उसको 0 से 14 नहीं 0 से 18 कर दिया है. 0 से 18 किया है तो 0 से 14 तो हो ही गया है. तो आर्टिकल 20 जो हमारा 4 है उसका वायलेशन तो नहीं है, उसका एक्सपेंशन है. तो हमने समझा कि चाइल्ड को और प्रोटेक्शन देनी है तो हमने इस लॉ में बढ़ा दी है. तो ब्रॉड आपको पता होना चाहिए क्या प्रोविजन है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट की, हमने अमेंड किया था. अब हमारा इसके बाद आता है आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 25 to 28. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. और इंडिया का जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है वो इसी आर्टिकल्स में देखने को मिलते हैं. और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 25 to आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक एक करके पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा है 25, 26, 27, 28 में. ब्रॉडली क्या है, रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं. अब जो आर्टिकल 25 है इस आर्टिकल में राइट लिखा है कि एवरी पर्सन शुड हैव राइट टू कंसाइंस.
राइट टू कंसाइंस, और राइट टू प्रोफेस, प्रोपगेट, प्रैक्टिस एनी रिलीजन। मतलब यहां लिखा है कि हर इंसान के पास राइट है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट हिज और हर रिलीजन, एंड ऑल्सो द पर्सन हैज राइट टू कंसाइंस। राइट टू कंसाइंस मतलब राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये है। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो हमने इंश्योर किया स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। सेकुलर का मतलब क्या होता है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट एज सच। जैसे पाकिस्तान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट, वहां स्टेट का रिलीजन है क्या, इस्लामिक रिलीजन। इंडिया में एक स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। इट मीन्स ऑल द रिलीजन आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे था कि नो बडी, नो citizen shall be discriminated only on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। कि किसी भी सिटीजन को तुम इन 5 ग्राउंड पे ओनली ऑन दोज ग्राउंड डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वहां रिलीजन पे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो अगर रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, देन एवरी पर्सन शुड बी गिवन राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। बट उसमें एक वर्ड लिख दिया हमने, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब यह है कि आपके अंदर ये इतनी ताकत है कंसाइंस की कि आप अपना रिलीजन के बारे में सोच सकते हो। मतलब यहां पे इंपॉर्टेंस किसको दी है, इंडिविजुअल को दी है। अगर आपके पास राइट टू कंसाइंस है तो यू कैन चूज योर ओन रिलीजन। अगर आप अपना रिलीजन चूज कर सकते हो तो उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या राइट टू फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन भी है। फ्रॉम रिलीजन का मतलब है अगर आपको लगता है कि आप अथीस्ट हो या एग्नोस्टिक हो, तो फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन भी आपको अलाउड है। तो यहां पे इंसान की कंसाइंस पे छोड़ दिया है कि इंसान को कौन सा रिलीजन फॉलो करना है कि नहीं करना है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस टू लिसन टू इट्स इनर सेल्फ। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में लिखा है। इट गारंटीज टू ऑल इंडिविजुअल्स टू फोल्ड प्रोटेक्शन। फर्स्ट प्रोटेक्शन इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड सेकेंड इज प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट अ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। और जब चॉइस की बात आती है, इट्स अ फ्रीडम एंड इट मींस इंडिया हैज अ सेकुलर क्रेडेंशियल्स। और जब इसकी बात होती है तो राइट टू फ्रीडम तो है ही है ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन भी है। तो आप एग्नोस्टिक या अथीस्ट भी बन सकते हैं, पेपर में आ सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। तो अगर आपको अपना रिलीजन चूज करना है, कल को आप अपने रिलीजन को चेंज कर रहे हैं, आप मान लो एक्स रिलीजन से थे, आपने वो रिलीजन वाई करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कि आपको कौन सा रिलीजन सही लगता है। तो इंडिया में कन्वर्जन का राइट भी है, प्रोवाइडेड वो फोर्सफुली ना हो, इंसान के द्वारा खुद लिया गया हो। अब जब ये बात होती है तो इनर फ्रीडम की बात होती है। ये कौन सी फ्रीडम है, दिस फ्रीडम इज द इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो दिस फ्रीडम इज द इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड दिस फ्रीडम इज बेसिकली अ एक्सटर्नल फ्रीडम। इंटरनल मतलब जब आप अंदर से सोच रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब आपको अपने रिलीजन को बाहर एक्सटर्नल में प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने का राइट है। तो हमारा आर्टिकल 25 इनर फ्रीडम भी देता है और उसका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन वाला राइट भी देता है। और जब राइट टू प्रोफेस, प्रोपगेट और प्रैक्टिस वाला रिलीजन है, इसमें हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। तो एक चीज बड़ी समझ लें कि इंडिया में राइट जो हमारा ये प्रोफेस, प्रोपगेट वाला रिलीजन है, ये कुछ ग्राउंड्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि एक क्या है, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड ऑर्डर। पीएच मतलब पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड ऑर्डर। तो इन दीज 3 ग्राउंड्स राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिलीजन कुछ ऐसा कर रहा है जिससे पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, तो स्टेट कैन रेगुलेट दैट प्रैक्टिस। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आता है इनके मतलब क्या है, प्रोफेस, प्रोपगेट और प्रैक्टिस के। प्रोफेस का मतलब होता है, जैसे प्रैक्टिस का मतलब सिंपल है कि व्हेन यू प्रोफेस समथिंग तो यू ओपनली डिक्लेयर। प्रोफेस का मतलब क्या है, व्हेन यू profess your religion you openly declare your belief or faith, and or one's religious beliefs or faith follow his religion without constraints from the state। आपको लगता है भाई मैं एक्स रिलीजन से हूं, ये मेरा बिलीफ और फेथ है, आप इसको बता सकते हैं। प्रैक्टिस होता है, आप अगर रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी बहुत सारी सेरेमनीज होंगी, तो यू कैन प्रैक्टिस दो सेरेमनीज डिपेंडिंग अपॉन द रिलीजन दैट यू बिलोंग टू। तो जैसे रिलीजन है, आप उस रिलीजन की रिलीजियस प्रैक्टिसेस या उसकी
जो भी सेरेमनीज है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और प्रोफेस में आप ओपनली अपने बिलीफ को बता सकते हैं, और प्रोपोगेट में आप अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा के उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो कन्वर्जन होगा वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। आप बस बता सकते हैं, इंसान को चेंज होना वो उसकी अपनी क्या है, फ्रीडम है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड है। और ये प्रोपोगेट वाली एक जजमेंट थी, फादर स्टैनिलस वर्सेस स्टेट ऑफ, जो हमारी मध्य प्रदेश 1977, फादर स्टैनिलस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उनमें बोला गया था, वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें बोला गया था 1977 कि राइट टू प्रोपोगेट इज अ फंडामेंटल राइट, बट दैट प्रोपोगेशन इंक्लूड्स राइट टू कन्वर्जन, बट दैट कन्वर्जन कैन नॉट बी फोर्सफुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राइट टू कन्वर्जन इज अ फंडामेंटल राइट, प्रोवाइडेड दैट शुड नॉट बी अ फोर्स कन्वर्जन, बिकॉज हम मानते हैं कि इंसान के पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। अगर वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है तो इंसान खुद सोच लेगा, किसी को बाहर से कंपेल करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। 3 ग्राउंड थे, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और ऑर्डर, जिसके ग्राउंड्स पे इस प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंसान के रिलीजन को लेके एक बिलीफ और फेथ होते हैं, और एक होता है रिलीजियस प्रैक्टिस। एक आपके रिलीजन के क्या होंगे, बिलीफ और फेथ, रिलीजियस बिलीफ और फेथ, आप कुछ मानते हैं। अब रिलीजन भाई हर बार लॉजिकल तो नहीं होता है, और लॉजिकल हो भी किसी को इलॉजिकल लग सकता है। रिलीजियस बिलीफ और फेथ पे स्टेट का कंट्रोल नहीं है, स्टेट विल नॉट एंटर इनटू दिस डोमेन। एक होती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उन डोमेन में स्टेट पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और ऑर्डर के केस में रेगुलेट कर सकती है। तो अगर हम रिलीजन को 2 तरीके से तोड़ें, तो एक तो रिलीजियस बिलीफ है, एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। पहले वाले डोमेन में स्टेट कैन नॉट एंटर, बिकॉज बिलीफ एंड फेथ्स आर द कोर फिलॉसफीज ऑफ रिलीजन। वो लॉजिकल इलॉजिकल डिपेंड करता है हाउ पर्सन लुक्स एट दीज थिंग्स, बट राइट टू रिलीजियस, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इसमें स्टेट इन्वॉल्व हो सकती है, बिकॉज ये अलग चीज है, बिलीफ अलग चीज है। बिलीफ मतलब कोर आइडियाज ऑफ योर रिलीजन, प्रैक्टिस इज हाउ यू इंप्लीमेंट दोज आइडियाज, दैट स्टेट कैन एंटर इनटू, पर बाकियों में एंटर नहीं कर पाएगी। तो दिस इज द कोर फिलॉसफी ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो हमारा आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 26 क्या है, हमारा जो सेकुलरिज्म है उसका मेन पर्पस क्या है कि स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, स्टेट विल नॉट प्रमोट वन पर्टिकुलर रिलीजन। अगर उसने ऐसा प्रमोट किया तो स्टेट क्या हो जाएगी, बायस हो जाएगी, देन दैट स्टेट विल नॉट बी अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया सेकुलर है, इसका वजूद कहां पे मिलता है हमें, 26 में डायरेक्टली मिलता है, क्योंकि यहां डायरेक्टली लिखा है कि स्टेट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती अगर उस टैक्स का यूज होता है टू प्रमोट पर्टिकुलर रिलीजन। तो वर्ड क्या है, स्टेट कैन नॉट टैक्स पीपल टू प्रमोट वन पर्टिकुलर रिलीजन, अदरवाइज उसके सेकुलर क्रेडेंशियल्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब आप टैक्स लगा सकते हो लोगों पे इफ यू प्रमोटिंग ऑल द रिलीजन इक्वली। अगर उसको उल्टा पढ़ें तो क्या मतलब है इसका, अगर आप किसी पे टैक्स लगा रहे हैं लोगों पे एंड दैट टैक्स इज यूज्ड टू प्रमोट ऑल द रिलीजन्स, दैट इज अलाउड, बट यू कांट टैक्स अ पीपल टू प्रमोट वन पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये अलाउड नहीं है। और इन चीजों को हमने, जो ये है हमारा, दिस इज नॉट आर्टिकल 26, दैट इज आर्टिकल 27, सॉरी फॉर दैट, आर्टिकल 26 हम अभी पढ़ेंगे, वो इससे भी सिंपल है, पर मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि सेकुलरिज्म का आइडिया कौन से आर्टिकल में लिखा है। तो 26 सिंपल है कि उनके पास रिलीजन को अपने मेंटेन करने के राइट्स हैं, वो पढ़ लेंगे हम, पर मेन है, हम पहले पढ़ रहे थे सेकुलरिज्म को लेके, तो आर्टिकल 27 में ये बात लिखी है। और जब ये आर्टिकल 27 में बात लिखी है, दैट ऑल्सो सेज कि भाई एक होता है टैक्स और एक होती है फी। सरकार कोई एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, पर जो आप मान लो सरकार ने किसी रिलीजन पे फी लगा दी, कोई टेंपल है वहां पे फीस लग गई ताकि उस टेंपल को मेंटेन किया जा सके,
दैट इज अलाउड, दैट इज अलाउड। अगर आप मान लो कोई टेम्पल है XYZ, वहां जाते हैं, आपको सर्टेन फी देनी पड़ती है, वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। वो फीस का पर्पस क्या होता है? सो दैट द टेम्पल कैन बी मेंटेन्ड। तो वो चीज सही है, फी तो लगा सकते हैं एक रिलीजन पे, बट टैक्स एक रिलीजन के लिए नहीं लगा सकते। ये आर्टिकल 27 में है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अगर इसको कर रहे हैं तो यहां 27 है, ये 26 नहीं है, तो इसको पढ़ लें। तो ये कौन सा आइडिया प्रमोट कर रहा है संविधान का? सेकुलरिज्म वाला आइडिया, जो SR बमी केस में बोला भी गया था कि सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज बेसिकली अ फिलॉसफी मेंशन्ड इन द आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया में सेकुलरिज्म का अगर हम बात कर रहे हैं 27 का, इसका पर्पस क्या है? ताकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंश्योर किया जाए। मतलब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, और उसमें भी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी आ पाए, इसलिए ये आर्टिकल 27 यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रमोट करता है। तो सेकुलरिज्म हो गया, ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रमोट करता है बाय इंश्योरिंग डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की जाए, ना कि डाइवर्सिटी में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया जाए। और जब ये प्रमोट कर रहे हैं तो हम ये शो कर रहे हैं कि स्टेट का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, उसके लिए सारे रिलीजन बराबर हैं। नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, ये नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27, अगर पेपर में आता है, इट स्पेल्स द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस केस में अगर हमें पढ़ना है सेकुलरिज्म, हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म का आइडिया है कि स्टेट रिलीजन में एंटर कर सकती है, वेस्टर्न में देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का आइडिया है कि स्टेट रिलीजन में एंटर ही नहीं करेगी। इंडिया में है कि स्टेट एंटर कर सकती है, पर अगर करेगी दैट शुड बी डन इक्वली फॉर ऑल द रिलीजन्स। अगर आपको टेंपल जाने के लिए सब्सिडी मिलती है तो हज पे जाने के लिए भी सब्सिडी मिलेगी। इट मींस यू आर प्रोवाइडिंग एवरी रिलीजन अ काइंड ऑफ अ स्टेट सपोर्ट, तो फिर आप क्या है? सेकुलर है। तो इंडिया में स्टेट और रिलीजन को स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं किया जाता। स्टेट रिलीजन सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है, तो स्टेट रिलीजन में एंटर कर सकती है, पर वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट रिलीजन में एंटर नहीं कर सकती है। तो दिस इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 27। अब हमने आर्टिकल 25 पढ़ा, 27 पढ़ा, अब उसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि 25 जो है और जो 27 है, दीज टू आर्टिकल्स आर कोर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। और 26 और 28 बात अलग है, दैट ओनली शोज कि रिलीजियस चीजों को आगे जाके हैंडल कैसे करना है। तो इसलिए 26 और 28 को इकट्ठा पढ़ेंगे। 25 और 27 को इकट्ठा पढ़ा बिकॉज उनका अपने प्रिंसिपल्स हैं जो समझने के लिए जरूरी है। 26 और 28 में क्या है वो बता देते हैं। 26 में सिंपल है, अगर कोई रिलीजन है तो उसकी रिलीजियस डिनोमिनेशंस भी होंगी। भाई उस रिलीजन को चलाने के लिए कोई ना कोई एसोसिएशन तो होगी ना। तो यहां पे उन रिलीजियस डिनोमिनेशंस के कुछ राइट्स मेंशन किए हुए हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो उन टेंपल्स को, उन रिलीजियस प्लेसेस को, मंदिर्स को, मस्जिद को, जिसको भी चलाना है, कोई भी रिलीजियस क्या है प्लेस है, उसके लिए रिलीजियस डिनोमिनेशन बनेगी, उनके पास सर्टेन राइट्स होंगे। अब आर्टिकल 26 में इसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के राइट्स की बात की गई है कि उनके पास कौन कौन से राइट हैं। जैसे इनके पास राइट है, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। उनके पास रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड एसोसिएशन बनाने का राइट है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। आप देखा होगा बहुत सारे रिलीजन चैरिटेबल काम कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। दिस इज अलाउड अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो बनानी है रिलीजियस डिनोमिनेशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, इट कैन द फॉर्म ऑफ इंडाउमेंट्स, सब कुछ बन सकते हैं। द पर्पज ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज टू प्रोपोगेट अ पर्टिकुलर रिलीजन। आपको आर्टिकल 25 में राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट का राइट दिया। प्रोपोगेट कब होगा रिलीजन? जब कोई एसोसिएशन बनेगी। दैट एसोसिएशन इज बेसिकली रिलीजियस डिनोमिनेशंस, कैन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, कैन द फॉर्म ऑफ इंडोमेंट्स। बट मेन चीज क्या है, जो ये आर्टिकल है, ये क्या प्रमोट कर रहा है? हेल्प कर रहा है टू प्रोपोगेट वन रिलीजन। तो आपको लगता है मैं एक्स रिलीजन का हूं और आपको उस रिलीजन को प्रोपोगेट करना है,
तो उस रिलीजन ने क्या बनाई, एक इंडोमेंट बनाई, ट्रस्ट बनाया, रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाई, उसका काम है अपने रिलीजन को प्रमोट करना, दैट इज अलाउड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज इंश्योर करनी है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज अ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। भाई राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन जनरल बिकॉज वी डिलीटेड इट फ्रॉम आर्टिकल 19, आज वो आर्टिकल 300 कैपिटल ए का पार्ट है। बट फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, बिकॉज किसी भी डिनोमिनेशन को अगर काम करना है तो उसकी जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो बिल्डिंग है, जिसको प्रॉपर्टी है, उस पर सर्टेन प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये है, ऐसा नहीं प्रॉपर्टी ले नहीं सकते उनकी रिलीजियस डिनोमिनेशन की, पब्लिक पर्पस के लिए अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, इस डॉक्ट्रिन के अंदर स्टेट किसी का भी लैंड ले सकती है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर आपका घर है कहीं और सरकार को लगता है यहां से रोड निकालनी है और ये रोड पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके लैंड को सरकार ले सकती है, उसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, पब्लिक पर्पस में, बिना आपसे पूछे। ऑफ कोर्स आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अगर ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, बस इतनी बात है यहां पे कि इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दी है। नाउ पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज द फंडामेंटल राइट। तो इसके कारण उनको जब ये राइट को लेंगे तो उनको क्या करनी, देनी पड़ेगी कंपनसेशन, जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, फेयर कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैव राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टीज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। हमने रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाई, हमने राइट टू प्रैक्टिस प्रोपगेट को सर्टेन कंडीशंस पे रेगुलेट भी कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड ऑर्डर। अगर कोई लॉ बना हुआ है तो इन डिनोमिनेशंस को उस लॉ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो मेन चीज समझ में ये आ गई है कि आपकी रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास राइट टू प्रॉपर्टी है, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलाने का राइट है। क्यों है? बिकॉज उनके पास राइट टू प्रोपगेट है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द कोर फिलॉसफी ऑफ आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 28 इसको अच्छे समझ लेना, ये क्या है। अब ये आर्टिकल है रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको लेके है। भाई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इट कैन बी गवर्नमेंट, टोटली गवर्नमेंट ओन्ड, गवर्नमेंट फंडेड, it can be privately, totally privately owned, it can be private but has an element of government, as such government से कोई support ले रहे हैं directly or indirectly. It can also be possible that these educational institutions are of religious denominations also. बहुत सारे religion है जिन्होंने अपने educational institution भी खोल रखे हैं। इन type of educational institutions में religious instruction दे सकते हैं या नहीं, इसको लेके आर्टिकल है। क्योंकि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मान लो स्टेट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को बताया जा रहा है कि उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, उसकी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी कि स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। तो पहले तो हम डिवाइड करते हैं क्या क्या टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वहां पे क्या क्या रीजनल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की कंडीशन है। तो अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड करूं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आता है which is wholly owned, एक कौन सा है? wholly owned and controlled by state। एक स्कूल है, मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट द्वारा ओन्ड है और स्टेट उसको कंट्रोल करती है। तो मुझे आप लॉजिक के साथ बताओ कि यहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती हैं। तो इन केस ऑफ आर्टिकल 28, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टोटली गवर्नमेंट ओन्ड है और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, देन उस केस में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, बिकॉज यहां पे ये गवर्नमेंट का है और यहां पे किसी भी रिलीजन को इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। फिर आता है हमारा सेकंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकंड थिंग, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट है वो, विच इज रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट, स्टेट उसको कोई ना कोई फंडिंग कर रही है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टेट उसको फंड कर रही है। अब इस प्राइवेट में क्योंकि स्टेट इन्वॉल्व हो गई है, तो यहां पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं कैन बी इम्पार्टेड, यहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं बट कैन नॉट बी मेड कंपल्सरी। यहां पे क्योंकि प्राइवेट है तो वो अपनी दे सकता है,
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, पर वो कंपल्सरी नहीं है इंसान को, स्टूडेंट को फॉलो करें या ना करें। तो इन केस ऑफ पीईआई विच रिसीव एड फ्रॉम स्टेट, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। अगर अगली आती है जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। मान लो उस इंस्टीट्यूशन को किसी स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, पहले ऊपर तो पैसा लिया है, यहां पे रिकॉग्नाइज कर दिया है। इन दैट केसेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं बट कैन नॉट बी मेड कंपल्सरी। दोनों दो ऊपर सेम ही है, क्योंकि दोनों में प्राइवेट है पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, इन टर्म्स ऑफ एड। वहां पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो पर वो बच्चों पे कंपल्सरी नहीं है। अब आता है चौथा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? चौथा आता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय रिलीजियस एंडोमेंट्स। तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस ने या रिलीजियस एंडोमेंट्स ने, चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया है। यहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी भी जा सकती है और कंपल्सरी भी की जा सकती है। ये यहां पे चिल्ड्रन के पास कोई फ्रीडम नहीं है, बिकॉज वो रिलीजन का क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। आया समझ में यहां तक? अब हम करते हैं, इसके बाद ये हो गया हमारा आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट राइट है, इसको समझ लें। बड़ी कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आती है हेडिंग, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अगर आप आर्टिकल 29 30 पढ़ेंगे तो जो आर्टिकल 29 एंड 30 है, आर्टिकल 29 इज फॉर ऑल द कम्युनिटीज, फॉर ऑल द कम्युनिटीज जो भी हैं। ये किनके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए। अब बताते हैं क्या होती है माइनॉरिटीज। जब देश आजाद हुआ तो एक डिबेट थी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, और हमने संविधान में जो कम्युनिटीज माइनॉरिटी वाली हैं वो दो ही रखी हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और अच्छी बात यह है कि अभी तक संविधान में मतलब स्टेट ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटीज को कंसीडर नहीं किया, ओनली रिलीजन पे किया है। ये क्या है? रिलीजियस माइनॉरिटीज है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। तो कहने का मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटीज वो जो कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे हैं, जो कि आज हमने सिर्फ आज एट प्रेजेंट हम उसको रिलीजियस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, सरकार ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी किया नहीं है, कर सकते हैं। रिलीजियस बेसिस पे जो माइनॉरिटी है, उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को डर था, मान लो कि हमारा रिलीजन, कोई अपना जो उसका कल्चर है वो खत्म हो जाएगा अगर हम मेजॉरिटी वाले नेशन में आ गए। इंडिया वॉज अ हिंदू मेजॉरिटी नेशन, वहां पे मुस्लिम्स आए तो हम जब देश बांट रहे थे, मतलब इंडिया पाकिस्तान बन रहा था, तो जो मुस्लिम्स हैं उनको डर था कि अगर हम इंडिया में आए तो आर जो हमारा कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डर था बिकॉज मेजॉरिटी कौन है? हिंदूज हैं। तो उन्हें बोला गया कि आपको हम सर्टेन राइट्स देते हैं, कहां पे? अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्योंकि माइनॉरिटी हैं तो आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, उस पे स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा। तो उनको फ्रीडम दे दी कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी अपने कल्चर को बना सकती है, कल्चर को बचा सकती है, प्रमोट कर सकती है। तभी ये राइट्स कौन से हैं? कल्चरल राइट्स। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कल्चरल राइट्स को प्रमोट करने का? एजुकेशनल राइट्स। भाई कल्चर जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। दिस ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर कैन बेस्ट पॉसिबल बी डन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन दैट। तो कल्चरल राइट्स को प्रमोट करने का बेस्ट तरीका क्या है? एजुकेशनल राइट्स। और ये एजुकेशनल राइट्स हमें कहां दिए हैं? यही आर्टिकल 30 के अंदर फॉर माइनॉरिटीज। 29 इज फॉर सभी कम्युनिटीज, 30 इज फॉर माइनॉरिटीज। और आपको समझ में आ गया क्यों हमने आर्टिकल 30 रखा है? क्योंकि हम कौन सा आइडिया प्रमोट करना चाह रहे हैं? सेक्युलरिज्म इन इंडिया, कि सभी रिलीजन को क्या है? से है इंडिया में, और जो माइनॉरिटीज हैं उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। यही होता है ना, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तभी माइनॉरिटीज को राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 30 कि वो अपने कल्चर को प्रोपेगेट कर सकती हैं और स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि बेस्ट तरीका क्या है? एजुकेशन। तो माइनॉरिटी अपने क्या बना सकते हैं? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं।
तो एक माइनॉरिटी ने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया, उसे बोल दिया हमने MEI। अब उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टेट का रेगुलेशन नहीं होगा, उनकी एडमिशन पॉलिसी क्या होगी, उनका सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीज कौन डिसाइड करेगा? माइनॉरिटी डिसाइड करेंगे, ताकि वो अपने कल्चर को बचाएं और उनको ट्रस्ट हो इन अ मेजॉरिटी नेशन आर माइनॉरिटीज आर सेफ। तभी हमने आर्टिकल 30 दिया है, और इसलिए सेकुलर क्रेडेंशियल्स ऑफ द कंट्री प्रमोट कर रहा है, बिकॉज यहां माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए गए उनके लिए, ताकि उनका ट्रस्ट बना रहे। आया समझ में यहां पे? अब हम देखते हैं, हमने पढ़ाया था आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसने बोला था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप टू 25% वीकर सेक्शंस को एडमिशन देनी पड़ेगी, और उसके लिए जो भी फाइनेंशियल होंगे वो कंपनसेट कर देगा गवर्नमेंट टू दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। बट वो MEI के लिए वैलिड नहीं था, बिकॉज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केसेस में स्टेट का से नहीं है, वो अपनी एडमिशन पॉलिसी खुद बनाते हैं। ये हो गया आर्टिकल 30 का कोर। पर इसको करने से पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 29, फिर समझ में आएगा आर्टिकल 30। पर आपको ब्रॉड समझ में आ गया कि क्या है आर्टिकल 29 और क्या है आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 20, 29 एंड 30 आर रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स available only to citizens, because article 15, 16, 19, 29 and 30 these rights are only for the citizens, और ये हमने सिर्फ citizens को दिए हैं। आर्टिकल 30 डील विद द राइट्स टू माइनॉरिटीज ओनली, और आर्टिकल 29 डील विद द राइट्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। अब पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 29 के बारे में, फिर वी विल सी अबाउट आर्टिकल 30। वे फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको 3 लेक्चर में करवाए हैं। इसका पर्पस सिंपल है कि आपका कोई भी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अब आर्टिकल 29 सेज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस रेजिडेंट इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर हैज द राइट टू कंजर्व इट्स आइडेंटिटी। अगर कोई भी कम्युनिटी है जिसकी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, उसको कंजर्व करने का उसको क्या है? राइट है। कोई भी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, मतलब पर्पस क्या है इसमें हमारा? ये पर्पस क्या हमारा? कि सभी कल्चर्स का काम हो। तो वो क्या प्रमोट कर रहा है? तो कोई भी रिलीजन, कोई भी माइनॉरिटी वो है, कम्युनिटी है, कोई भी अपना काम कर सकती है। कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, वो अपना स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए काम कर सकती है। ये इसलिए लिखा है, ये फंडामेंटल राइट इसलिए कि स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अब इसमें आता है सच कम्युनिटीज हैविंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ये ना कि वो उनका ओवरलैप नहीं होना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए बाकियों से, ऑफ देयर ओन, कैन प्रिजर्व देयर सेपरेट आइडेंटिटी बाय टेकिंग मेजर्स। सबसे बेस्ट मेजर क्या होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और आर्टिकल 29 क्या प्रमोट करता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आइडिया को प्रमोट करता है। अब इससे इंटीग्रेशन भी होती है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटीज विद इन इंडिया ये प्रमोट करता है। अब आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में एक चीज लिखी है, वो बड़ी सिंपल सी है, पर इसको बता देते हैं। वो क्या लिखा है? अगर कोई भी SC कम्युनिटी अपना कुछ भी काम करती है एजुकेशन के थ्रू, अब उसमें लिखा है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड परमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट आर होली ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट। मतलब कोई भी कम्युनिटी है, उसको जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट द्वारा बनाया गया है, होली ओन्ड बाय स्टेट या ओनली कंट्रोल्ड बाय स्टेट, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी कम्युनिटी को साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। मतलब ऑल द कम्युनिटी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ये कहा जा रहा है आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में। और जो भी मान लो क्या ले रहे हैं, किसी गवर्नमेंट से सपोर्ट ले रहे हैं, एड ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं, उनके साथ भी तुम कम्युनिटीज को रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। तो यहां पे क्या लिखा है? अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो गवर्नमेंट स्टेट है, स्टेट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, तो उस केसेस में देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन विद एनी कम्युनिटी। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो प्राइवेट है, पर स्टेट से क्या ले रहा है? एड ले रहा है, देन दैट इंस्टीट्यूशन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड कास्ट। रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड कास्ट और एनी ऑफ देम। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी तुम स्टेट के इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वहां सभी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दैट इज इट। और अगर वो ओन्ड और कंट्रोल्ड है स्टेट द्वारा, फिर तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। अगर वो क्या है, स्टेट से पैसा ले रहा है, तो प्राइवेट का एलिमेंट है उसमें, तो उसको रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। और आर्टिकल 30 जो आता है, वो आता है, ये तो सभी कम्युनिटी के लिए हो गया है। जो आर्टिकल 30 वो किसके लिए है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
तो पहली बात तो ये समझ लें, माइनॉरिटी कौन डिक्लेयर करता है? सेंटर और स्टेट। किस बेसिस पे? रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है, अभी तक इसके बेसिस पे नहीं किया है। अभी तक कौन सा है? रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या है? राइट्स हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे गवर्न कर सकते हैं, उसकी एडमिशन पॉलिसी क्या होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? वो इंस्टीट्यूशन। सरकार उसको रेगुलेट नहीं कर सकती, ताकि माइनॉरिटीज अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन को चला पाएं, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएं। दैट इज द गोल। अब आर्टिकल 30 क्लॉज 1 रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ ऑल माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। ये आपको क्लियर है? और इसको कोई भी डिक्लेयर कर सकता है, सेंटर और स्टेट। अभी तक हमारे रिलीजियस बेसिस पे हम इसको हमने क्या किया है? माइनॉरिटीज को बनाया है, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख एंड जूस। तो जो राष्ट्रियंस, उसके बेसिस पे हमने बनाया है। बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम्स, सिख, जोरास्ट्रियंस एंड जो हमारे क्रिश्चियंस हैं, ये 6 हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। अगर हम लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियंस, जोरास्ट्रियंस एंड मुस्लिम्स। दीज 6 आर द माइनॉरिटीज। इनके पास क्या राइट है? अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने का राइट है। अब एक चीज समझें, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के केस में सरकार की पॉलिसी नहीं लगती है, और इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को राइट टू प्रॉपर्टी दिया है एज अ फंडामेंटल राइट। तभी उनको लगेगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, जिस पे इंस्टीट्यूशन खड़ा है, उस प्रॉपर्टी को कोई नहीं ले सकता। ले सकता है मतलब, पर उस पे क्या है? मेरे को फंडामेंटल राइट, आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, और अगर लेंगे तो मेरे को फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो इनको राइट टू प्रॉपर्टी है। जैसे राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट टू प्रॉपर्टी है, वैसे ही माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है। अब एक ये अपने जैसे एक केस था सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस डीयू 1992 अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ minority education institution enjoys the right to admit students up to not more than 50%। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तुम्हारा अगर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट बिल्कुल रेगुलेट नहीं करेगी। आप अपनी एडमिशन पॉलिसी बनाएं, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें, बट आप मोर देन 50% सीट्स आप रिजर्व नहीं कर सकते। किन के लिए? रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, जिसके लिए आपने वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है। मतलब यहां पे भी सभी कम्युनिटीज के लोग होने चाहिए, मेजॉरिटी आपके होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इन सेंट स्टीफन वर्सेस डीयू का केस है 1992। तो सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस 1992, बिकॉज दिस इज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो क्रिश्चियंस का है। तो उसके बेसिस पे आया कि इस अब कॉलेज में 50% से ज्यादा आपके रिलीजियस माइनॉरिटी के बच्चे नहीं हो सकते, बाकी के भी लेके आने पड़ेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा? इंडिया में सभी कम्युनिटीज एक इंस्टीट्यूशन में काम कर सकती हैं। हाँ, आपका मेन गोल क्या है कि आपका मेजर से होना चाहिए। आप एडमिशन पॉलिसी बनाएं, बिल्कुल बनाएं, आप जो करना है करें, पर वो इलॉजिकल नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली इन द केस ऑफ टीएम पाई केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है टीएम पाई केस वर्सेस टीएम पाई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। टीएम पाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है। इसमें क्लियर किया गया कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के राइट्स हैं कितने। ये 2002 का केस है। इसमें उन्होंने बताया कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी करना चाहें करें, अपनी एडमिशन पॉलिसी बनाएं, अपना जो भी फीस स्ट्रक्चर बनाएं, सिलेबस बनाएं, बट जो भी करें वो मेरिट के बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बनाया और वहां पे आप मेरिट नहीं प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आपका गोल क्या है? अपने रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रमोट करना, तो उसी को प्रमोट करें, मेरिट को इंश्योर करें, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें, ताकि आपका जो राइट दिया है उसका सही यूज हो। ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ ही एलीट सेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। दैट राइट हैज नॉट बीन गिवन अंडर आर्टिकल 30। तो आप जो भी करना है करें, पर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और मेरिट के बेस पे होना चाहिए। और आपके जो इंस्टीट्यूशन में 50% से ज्यादा आपके बच्चे नहीं होने चाहिए। आपका गोल है अपने कल्चर को प्रमोट करना, वो 50% से भी हो जाएगा। दैट वाज द सेंट स्टीफन जजमेंट जो थी। और अगर आपका अनएडेड आपका जो मान लो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है, अनएडेड है, इज नॉट बाउंड बाय द फीस स्ट्रक्चर, बट इट कैन फिक्स इट्स ओन फीस स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इट डज नॉट कलेक्ट कैपिटेशन। तो उन्होंने बोला कि आपका माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दो तरह का हो सकता है, एक एडेड, एक क्या होता है अनएडेड। अगर अनएडेड है, एडेड है तो फिर तो गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत रेगुलेशन आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। अगर ये है तो आप अपना फीस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वहां पे आप कैपिटेशन फीस नहीं लेंगे कि आप में एडमिशन लेनी है तो हमें इतनी क्या दो, डोनेशन दो। कैपिटेशन फीस होती है ना, डोनेशन फीस, तो वो अलाउड नहीं है। हाउएवर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर बाउंड बाय द
एडमिशन पॉलिसी एंड फी स्ट्रक्चर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इन केस ऑफ एडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का से है, तो उसकी कुछ ना कुछ फी स्ट्रक्चर को और जो हमारा एडमिशन पॉलिसी है उसमें किसका से होगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का से होगा। आप ये लॉजिक लगाया करो कि अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो रेगुलेट करेगी ताकि पैसे का मिसयूज ना हो। तो फी स्ट्रक्चर और एडमिशन पॉलिसी गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। अनएडेड में ऐसा नहीं है, बस अनएडेड में यह है कि तुम्हारी चीजें फेयर होनी चाहिए। कोर ये है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहे हैं तो गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा बहुत तो होगा। अगर वो अनएडेड है तो पूरा का पूरा फ्रीडम नहीं है उनको कुछ भी कर लें। उसमें भी ब्रॉडर आइडियाज, ट्रांसपेरेंसी, मेरिट या फिर आइडिया ऑफ कि आप उनसे कैपिटेशन फीस ना लें, वो आइडिया इसमें आज भी इंक्लूड है। या 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी माइनॉरिटीज। आया समझ में? तो ये ठीक है, आज के लिए हमारा आर्टिकल 30 तक हमने जो किया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट जो हमारा क्या है आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और जो आर्टिकल 31 है उसमें ए बी सी वो भी कर लेंगे ताकि आपके फंडामेंटल राइट क्या हो जाए, खत्म हो जाएं। और जो आपके बाकी राइट्स हैं आर्टिकल 33, 34 वो भी हम कर लेंगे। और फंडामेंटल राइट खत्म करने के बाद हम जाएंगे डीपीएसपी में, फिर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, और फिर हमारा कोर आएगा कोर ऑफ पार्लियामेंट, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।